y इक्वल टू 1/x का ग्राफ। तो मैं इसमें ये समझा रहा था कि x का वैल्यू 0 है। मैं इतना ऑलरेडी समझा चुका हूं, वीडियो चला गया होगा। x का वैल्यू जब आप 0 रखते हो तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं रहता। मींस जब x 0 रहेगा तो y का वैल्यू कहां जाएगा? इनफाइनाइट पे। तो देख लो, जब मैं x 0 रखा हूं तो y का वैल्यू पॉजिटिव इनफाइनाइट भी हो सकता है और निगेटिव इनफाइनाइट भी हो सकता है। मतलब जब आप 0 से जस्ट राइट साइड जाओगे तो पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ पहुंचोगे, और जस्ट लेफ्ट जाओगे तो निगेटिव इनफाइनाइट की तरफ पहुंचोगे। मतलब आपको एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा और दूसरा पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। यही जब x का वैल्यू आप प्लस इनफाइनाइट रखो, x वैल्यू प्लस इनफाइनाइट रखोगे तो y का वैल्यू 0 मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ पे। और x का वैल्यू जब माइनस इनफाइनाइट रखोगे तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को मिला दिया और इधर वाले भी दोनों पॉइंट को मिला दिया। तो ग्राफ का नेचर यही है, पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होगा और थर्ड क्वाड्रेंट में भी होगा। ये दोनों क्वाड्रेंट में लाई करता है 1/x का ग्राफ। ये भी नोट कर लो। सोचो अगर यहीं पे 1/x² का होगा, ध्यान से सुनना, 1/x² का ग्राफ अगर लिखना है या बनाना है हमें, तो आप क्या करोगे? इस तरह से देखना, ऐसे और इधर से ऐसे। ये होगा y इक्वल टू 1/x² का ग्राफ। मतलब जब पावर इवन नंबर है, इवन नंबर पावर है, तो y का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। यहाँ पे ऑड नंबर अगर पावर है तो एक लाइन इसमें बनेगा और दूसरा लाइन ये थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, क्योंकि निगेटिव x पे निगेटिव आंसर आना चाहिए y का। ये भी आप बना लो, 1/x का ग्राफ और 1/x² का ग्राफ। डन सर। ओके, वन बाई एक्स का हो गया, 1/x² का होगा। वैसे ही अगर कोई भी ऑड नंबर पावर हो 1/x³ तो आपका नेचर इस तरह, ये लिखने की जरूरत नहीं है, इधर और इधर ही जाएगा। x³ होगा तो ज्यादा इधर बेंड करेगा, और अगर y इक्वल टू x का पावर 4 मीन्स इवन नंबर पावर होगा तो दोनों तरफ ऐसे जाएगा। देखो, इधर से और इधर से, यही होगा ग्राफ। नेक्स्ट अब देखें, y इक्वल टू log x, y इक्वल टू log x का ग्राफ कैसा होता है? यहाँ पे बेस को मैं a से सपोज कर रहा हूं, a, इसका ग्राफ जाता है ऐसे। यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा वो 1, x का वैल्यू यहाँ 1 रहता है और y का वैल्यू 0, मीन्स log 1 का वैल्यू हमेशा 0 मिलेगा। log 1 चाहे बेस कुछ भी हो, log 1 अगर आएगा तो y का वैल्यू 0 मिलेगा। तो ग्राफ का नेचर इस तरह से होगा। लेकिन एक और चीज इसमें ध्यान देना होता है, जो बेस है ना, बेस के पास जो कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, a का वैल्यू लेस देन 1 पर ग्रेटर देन 0। a का वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में होगा, या फिर a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा।
1 के बराबर a का वैल्यू कभी भी नहीं हो सकता। याद रखना, जो बेस यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूं, उस बेस का वैल्यू या तो 0 और 1 के बीच में रखा जाएगा या फिर 1 से ज्यादा रखा जाएगा। एग्जैक्टली 1 नहीं रखा जाएगा। a नेवर इक्वल टू 1, इस लॉग का ये कंडीशन है। और मैंने जो भी ग्राफ बनाया ये वो था a ग्रेटर देन 1 के लिए। लेकिन अगर a लेस देन 1 रहा पर ग्रेटर देन 0, निगेटिव भी नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। a लेस देन 0 नहीं हो सकता है, ये भी ध्यान में रखना। a लेस देन 0 नहीं, कट कर दिया मैंने, a लेस देन 0 लिख करके मैंने कट कर दिया है, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे a 0 और 1 के बीच में है तो ग्राफ जाएगा ऐसे, ये फिर से 1 ही है x का वैल्यू। दोनों ग्राफ नोट कर लो फटाफट। ये ग्राफ था a ग्रेटर देन 1 के लिए और ये वाला ग्राफ है a लेस देन 1 के लिए। a कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा, कभी भी निगेटिव नहीं होगा। a 1 के इक्वल क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अगर आप याद करो तो मैंने लॉग में थोड़ा सा पढ़ाया था आपको, a का पावर y इज इक्वल टू x, ऐसे लिखा हुआ है। a का पावर y इज इक्वल टू x अगर होगा तब हम y इक्वल टू लॉग x लिख सकते हैं। फिर से सुनना, a का पावर y इज इक्वल टू x को ही लॉगरिथम, ये एक्सपोनेंशियल टर्म है और ये लॉगरिथम टर्म है। a का वैल्यू अगर आप 1 रख दोगे तो 1 का पावर कुछ भी, तो x का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। इसलिए 1 पे ये चीज डिफाइन नहीं होता है, याद रखना। a का वैल्यू अगर आपने 1 रख दिया तो y और x के वैल्यू का कोई मतलब नहीं बनेगा। आप कोई भी y का वैल्यू रखो, x का वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगा। इसलिए ग्राफ फटाफट बना लो। हमें केवल ग्राफ का नेचर देखना है कि अगर ऐसा ग्राफ होगा तो ये क्या, कौन से फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। Sir, done. ओके, थैंक यू। अब बात करते a के पावर x इज इक्वल टू वाई। a का पावर x इज इक्वल टू वाई। अगर ये चीज आपको कहीं दिखे, ये भी एक एक्सपोनेंशियल जैसा ही है, यहां पे भी सेम कंडीशन यूज करना है। अगर a ग्रेटर देन 1 हो, a ग्रेटर देन 1 हो तो उसका ग्राफ जाता है ऐसे। ये हो गया a ग्रेटर देन 1 के लिए। और अगर a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, ये वैल्यू यहाँ पे 1 रहेगा। ये ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा कब? जब a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा तब। और ये रिप्रेजेंट a ग्रेटर देन 1 के लिए करेगा। दोनों एक ही में मैंने बना दिया। अब बात करते हैं e का पावर x, सेम वही है। e के पावर x के लिए भी यही सब होने वाला है। x का वैल्यू पॉजिटिव रहने से, चलो वो देख लेते फिर, ये भी नोट कर लो आप।
Sir, done. नेक्स्ट है आपका पैराबोला। पैराबोला का इक्वेशन कैसे होता है? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। कहीं पे भी दिख जाए समझ जाना ये पैराबोला है। a कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है या कोई निगेटिव भी चलेगा, a का वैल्यू कुछ भी। ये आप 4a देख रहे हो ना, ये एक कांस्टेंट नंबर है। अब ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी चलेगा यहाँ पे, लेकिन a का वैल्यू ही डिसाइड करेगा कि आपका ग्राफ का नेचर कैसा है। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ग्राफ ऐसे जाएगा, इस तरह से। अगर मैं यहाँ पे a का वैल्यू निगेटिव रख लूं, a निगेटिव होगा तो ये ग्राफ इधर बेंड कर जाएगा ऐसे। ये है a, या फिर सिंपल x पॉजिटिव के लिए। ये भी आप नोट करो पहले, इधर x है और इधर y है। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ रहे, y स्क्वायर इक्वल टू -4x, a का वैल्यू यहाँ पे मैंने 1 रख लिया है इक्वेशन में, तो ग्राफ को आप सीधे पलट सकते हो, ऐसा चला जाएगा ग्राफ, इधर भाग जाएगा। नेचर वही है, पर निगेटिव साइन आने के कारण वो निगेटिव आंसर देने वाला है। अब है सर्कल। सर्कल का क्या इक्वेशन होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सर्कल जो है ना वो फंक्शन नहीं है, वो रिलेशन है। ये भी फंक्शन नहीं है, रिलेशन है। कैसे हमें पता करना होता है कि फंक्शन है या रिलेशन? तो आप क्या करो, कोई भी ग्राफ आप बनाओ, उसमें एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देखो। अगर वर्टिकल लाइन दो जगह पे कट कर गया तो समझ लो कि वो फंक्शन नहीं है। फिर से एक बार सुनना, अगर आप कोई ग्राफ देख रहे हो और आपसे पूछा जा रहा है ये फंक्शन का ग्राफ है कि रिलेशन का ग्राफ है, तो आप तुरंत क्या करो, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। अगर वो लाइन y एक्सिस सॉरी वो लाइन अगर दो जगह पे कटिंग पॉइंट दे रहा है ग्राफ को, तो समझ लो कि वो फंक्शन नहीं है। हमने यहाँ पे ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया तो ये यहाँ पे भी कट किया ग्राफ को और यहाँ पे भी कट किया, दो जगह पे कटिंग पॉइंट मिला, मतलब ये भी फंक्शन नहीं है, ये एक रिलेशन है। ये ग्राफ से चेक करने का तरीका है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसा कहीं दिख जाए तो ये सर्कल का इक्वेशन है। सॉरी 1 नहीं, ए स्क्वायर, ए जो है वो रेडियस रहेगा। सर्कल कैसे बनता है ये देखो, यहाँ पे जो रेडियस होगा वो ए के बराबर है, ये भी ए है, तो यहाँ पे आपने ए स्क्वायर लिखा। अगर रेडियस 1 होता तो आप 1 लिखते चुपचाप। तो ये हो गया सर्कल। नेक्स्ट है आपका इलिप्स। इलिप्स, इसमें क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ये कोई भी नंबर हो सकता है, ए और बी कोई भी एक पॉजिटिव नंबर हो सकता है। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये है। इसमें आप देख सकते हो ये इलिप्स है, इसमें
ए और बी दोनों को अगर आप बराबर कर दो ना तो यही इक्वेशन आ जाता है। अगर आप यहाँ पे भी ए स्क्वायर लिख लो तो ए स्क्वायर एलसीएम में ए स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आप ए स्क्वायर को इधर खींच सकते हो। तो इक्वेशन यही बन जाता है, कब? जब ए और बी आप दोनों बराबर रखोगे तब। पर बराबर हो जाएगा वो सर्कल बन जाएगा, पर बराबर नहीं है तो समझ लो इलिप्स है। इलिप्स में क्या होता है देख लो, ऐसा, ये सर्कल नहीं है। आप ये जो डिस्टेंस देख रहे हो ना वो ए है, और ये वाला जो डिस्टेंस आप देख रहे हो वो बी है। इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, और ये है माइनर एक्सिस। नोट कर लो फटाफट। सर्कल हो गया, एलिप्स हो गया, ये पैराबोला का ही टाइप है। यहां पे जो ओरिजिन है ना वही इस इलिप्स का सेंटर है। यहाँ पे जो ओरिजिन है वही इलिप्स सर्कल का सेंटर है, वो से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। Sir, done. ओके। अब मैं आपको समझाता हूं कि ग्राफ में शिफ्टिंग कैसे होते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये है, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ मैंने समझाया, पर क्वेश्चन में आपको दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब क्या करें? तो ध्यान से सुनना, अगर पूरे फंक्शन में कोई नंबर ऐड हो रहा है, हमने सारे तरह का फंक्शन पढ़ लिया, रिलेशन भी पढ़ लिया, अगर उस पूरे फंक्शन में कोई नंबर ऐड कर रहे हो तो ग्राफ का शिफ्टिंग y एक्सिस की तरफ होता है, ऊपर या नीचे। ध्यान से समझना, अगर पूरा फंक्शन मेरा कितना था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर में मैंने 4 को ऐड किया, x में 4 को ऐड नहीं किया है, एक्स स्क्वायर में 4 को ऐड किया है, तो ग्राफ जो है देखो +4 है तो +4 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब जो आपका नया ग्राफ होने वाला है कुछ ऐसा होने वाला है, लेकिन ये वाला जो यूनिट होगा वो 4 होगा। यहीं पे अगर -4 होता तो ये नीचे शिफ्ट होता कितना, -4, और ये ग्राफ ऐसे जाता। नेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये तीनों में आप देख सकते हो। ये किसका इक्वेशन हो जाता, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 का, ये किसका बन गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का। ये एक तरीका हुआ शिफ्टिंग का। यही आप शिफ्टिंग और कहीं पे भी देख लो। मैं स्ट्रेट लाइन में आपको समझा देता हूं।
जैसे y इक्वल टू 2x प्लस 3 है। अब हमें क्या पता है, y इक्वल टू x का इक्वेशन क्या होता है, ऐसे जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y एक्सिस की तरफ थोड़ा सा बेंड करेगा, तो ऐसे एकदम स्टार्टिंग से हमारा जो बेसिक ग्राफ है वो क्या है, y इक्वल टू x। तो सबसे पहला मैंने बनाया y इक्वल टू x का, फिर उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया। अभी मल्टीप्लीकेशन वाला मैंने नहीं समझाया इसलिए अभी ये छोड़ देता हूं, अब मैं डायरेक्टली आपको समझाता हूं। ये है मान लो y इक्वल टू 2x का ग्राफ, उसमें +3 आपने ऐड करा है। +3 मतलब आप 3 यूनिट ऊपर चले जाओ, इसी ग्राफ को 3 यूनिट ऊपर कर दो, ऐसे। बस यही है शिफ्टिंग। लेकिन अगर इस ग्राफ को फिर से एक बार देखें, हमने करा x माइनस 4 का स्क्वायर, हमने पूरे फंक्शन में 4 सब्ट्रैक्ट नहीं किया है, हमने x में 4 सब्ट्रैक्ट किया है। तो ग्राफ का नेचर समझें। पहले एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा था, ये देखो, ऐसे एक्स स्क्वायर का ग्राफ था। जब x में निगेटिव होता है तो निगेटिव होने से सेम ग्राफ राइट डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्टिंग होता है। मतलब जो नया वाला ग्राफ हमें मिलने वाला है वो कुछ ऐसा मिलने वाला है। मतलब पहले ओरिजिन 0 पे था, अब ओरिजिन कहां पे आ जाएगा, 4 पे, लेकिन ग्राफ वही रहेगा। ये ग्राफ राइट में शिफ्ट हुआ कब, जब निगेटिव वैल्यू आया यहाँ पे, तब। यहीं पे अगर y इक्वल टू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर होता तो यही वाला ग्राफ पीछे शिफ्ट होता, लेफ्ट में शिफ्ट होता। ये उल्टा है थोड़ा सा, निगेटिव ऐड करने पे राइट में जाता है और पॉजिटिव ऐड करने से लेफ्ट में जाता है। पूरे फंक्शन में ऐड करने से ऊपर जाता है और सब्ट्रैक्ट करने से नीचे जाता है। मतलब ये वाला जो ओरिजिन है वो नीचे शिफ्ट होगा या ऊपर शिफ्ट होगा, वो डिसाइड करने वाला है +4 है या -4 है। तो ये शिफ्टिंग था, ये आप लिख भी सकते हो, नहीं समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं। समझ गए सब लोग शिफ्टिंग किस तरह से करना है? एक बार Yes, बता दो sir. ऑन करके, कोई दिक्कत इसमें शिफ्टिंग में? चलो ये मैं हटा देता हूं, ये क्योंकि एक तरीका है सिर्फ ग्राफ बनाने का। तो ग्राफ आपका चैप्टर खत्म हो गया है, बेसिक ग्राफ जितने भी थे। थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, इसको समझने से पहले हम लोग बात करते हैं फैक्टोरियल की। फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है? जैसे मैं अगर बोलूं 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखो इस तरह से। ये है 1 फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका। या फिर 1, ये 1 है और 1 के आगे ऐसे एक लाइन बना करके नीचे पॉइंट दे देना है। ये भी तरीका है फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करने का। अगर आपको 2 फैक्टोरियल लिखना है तो इसका मतलब होता है 2 into 1। 3 फैक्टोरियल लिखना है तो 3 into 2 into 1। 10 फैक्टोरियल लिखना है तो 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर लिखने के तरीके यही हैं। आप अगर 120 फैक्टोरियल लिख रहे हो तो 120, 190 ऐसे करते हुए आपको 1 तक पहुंचना है। तो सबका मल्टीप्लीकेशन से जो वैल्यू आएगा वो 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ये सबका वैल्यू मिलेगा आपको। ये वैल्यू कितना होता है याद रखने वाला जो चीज है वो याद रखें। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, 4 फैक्टोरियल अगर कोई पूछे तो 4 into 3 into 2 into 1 कितना, 4 3 जा 12, 12 into 2 24। 5 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 5 4 जा 20, 23 जा
60 इंटू 2 120। कुछ वैल्यू आप अगर याद कर लो तो ज्यादा अच्छा है। अब देखें, एक फॉर्मूला है बाइनोमियल थ्योरम जिसे बोलते हैं, वो है 1 प्लस एक्स टू दी पावर n। 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, ये होता है 1 प्लस x 1 प्लस n इंटू एक्स। ये कैसे हम लिख सकते हैं? ये तब आपको लिखना है जब x का वैल्यू बहुत छोटा होगा 1 से। x का वैल्यू अगर बहुत छोटा है 1 से, तभी आप लिख सकते हो 1 प्लस एक्स के पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। यही फॉर्मूला मैक्सिमम जगह पे आप यूज करने वाले हो। जो फिजिक्स में हम यूज करते हैं वो होगा केवल यही फॉर्मूला। उसमें x जो आप लिख रहे हो बहुत छोटा वैल्यू होगा, अगर छोटा होगा तभी आप ये फॉर्मूला ऐसे लगा सकते हो, नहीं तो इसका एक बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है, वो जानने की भी आपको जरूरत नहीं। उसमें आ जाएगा NC1 NC2 NC3 वगैरह वगैरह, बहुत सारे चीज आने वाले हैं। आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन, आप मैथ अगर हो, कोई है इसमें मैथ वाला? मैथ वाले कोई हो? नो सर। ओके, तो आपको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, एक्स्ट्रा टेंशन नहीं लेना है। आपको केवल यही फॉर्मूला याद करना है, कभी कभी ये यूज होने वाला है 1 प्लस एक्स पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। कब? जब x इज वेरी वेरी लेस देन 1, तब। ये भी आप लिख लो। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। दो तीन लेक्चर और हो सकता है मैथमेटिक्स का, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अगर मिला दे तो उसके बाद कुछ भी नहीं बचा इसमें। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, नोट करके बता देना। दिखाई दे रहा है ना क्लियर? Yes, sir. यस सर। ओके, ये जितना भी आपको बताया गया ना, एकदम डेली रिवाइज करते रहो, क्योंकि फिर से आप मैथमेटिक्स नहीं पढ़ने वाले हो। इसमें फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है क्या, यूनिट एंड डायमेंशन? Yes, sir. पूरा वेक्टर भी पढ़ लिए? वेक्टर? यस सर। ओके, चलो ठीक है, फिर हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे अगले क्लास में। नोट कर लिए सब? Yes, sir. चलो फिर मैं बंद कर देता हूँ, आज के लिए इतना ही।